हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 5 का सोशल साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है वेरिएशन इन शेल्टर्स। आज हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन को पूरा देखिएगा क्योंकि एग्जाम में चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उनको सॉल्व करने के लिए चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है जहां पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे और यहां से आप अपने क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फटाक से देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, आखिर इस चैप्टर में है क्या। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री ऑफ हाउसेस के बारे में जानेंगे, पहले घर कैसे हुआ करते थे और आजकल हम लोग कैसे कैसे घर बनाते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ शेल्टर के बारे में, घर किस किस तरह का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म्स, जमीन जैसा होता है उसी हिसाब से हम लोग घर बनाते हैं। और सबसे अंतिम में हमें पढ़ना है केयरिंग ऑफ नेबर्स के बारे में, हमें अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझिए। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो फोटो है भीमबेटका रॉक शेल्टर का है जो कि मध्य प्रदेश में है। रॉक शेल्टर का मतलब हुआ पत्थर से बने हुए घर। दे आर द एंशियंट स्टोन एज रॉक शेल्टर्स विथ पेंटिंग्स। ये बहुत पुराने हैं। एंशियंट पीपल जो थे वो इन्हीं रॉक शेल्टर में रहा करते थे, इन्हीं पत्थरों के घर में रहा करते थे और यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स भी बने हुए हैं। दीज परमानेंट सेटलमेंट्स आर ओवर 9000 ईयर्स ओल्ड। ये लगभग 9000 साल पुराने हैं। अभी से 9000 साल पहले लोग इसमें रहा करते थे। सोचिए कितना पुराना चीज है लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है। दे आर 700 इन नंबर, संख्या में ये टोटल 700 हैं, ये नंबर आप याद रखिएगा। एंड हैव अराउंड 400 पेंटिंग्स, और इसमें 400 पेंटिंग्स है जो कि अभी तक पाए गए हैं। दे गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन। इनसे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं जैसे कि उस समय के लोगों का लाइफ कैसा हुआ करता था, वो कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से औजार इस्तेमाल किया करते थे और उन औजारों को किस तरीके से इस्तेमाल किया करते थे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया करते थे। ये सब इंफॉर्मेशन हमें उन्हीं रॉक शेल्टर और उन्हीं पेंटिंग से मिलता है। द डिस्कवरी ऑफ दीज केव्स हैज लिंक्ड अस टू द प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन मतलब आदि मानव। आदि मानव के बारे में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है अभी जो हम लोग उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, इसका मेन रीज़न है इन्हीं केव्स का डिस्कवरी। ये जो गुफाएं थी इनका जो खोज हुआ, इसी से हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिले हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। ये कितना साल पुराना है तो 9000 साल पुराना है। इसकी संख्या कितनी है तो संख्या में ये 700 है। इसमें कितने पेंटिंग्स है तो देयर आर 400 पेंटिंग्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन सब चीज से हमें क्या पता चलता है तो इन सब चीज़ों से हमें उस समय के लोगों के लाइफ के बारे में, टूल्स के बारे में और वो टूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते थे इसके बारे में पता चलता है। अब हमें हिस्ट्री ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ना है। शुरुआत में लोग कैसा घर बनाया करते थे और अभी हम लोग कैसा घर बनाते हैं और इतने लंबे टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आया उसी के बारे में डिटेल में हमें यहाँ पर पढ़ना है। केव्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन। सबसे पहले लोग केव्स में रहना शुरू किए थे, गुफाओं में रहना शुरू किए थे। आपने पढ़ा होगा कि पहले ज्यादातर लोग शिकार किया करते थे और खाना को जमा कर करके रखा करते थे। खेती पहले लोग नहीं किया करते थे, लेकिन when the early men gave up hunting and food gathering, जब उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और खाना जमा करना छोड़ दिया, he become a food producer, उसके बाद वो फूड प्रोड्यूसर बन गए, मतलब खेती करना शुरू कर दिए। This was the beginning of agriculture, यहीं से कृषि की शुरुआत हुई थी, यहीं से लोग खेती करना शुरू कर दिए थे। It brought a great change in his life and the type of dwellings. ड्वेलिंग्स का मतलब होता है आवास, ठिकाना, जहाँ पर लोग रहते हैं। जब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया तो उनके लाइफ में और उनके आवास में, जो उनका ठिकाना था, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। नाउ ही स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ क्लोज टू वाटर बॉडीज as he needed water for his crops and other domestic activities. लोगों ने एक ही जगह सेटल होके रहना शुरू कर दिया और लोग सेटल भी होते थे ना तो वाटर बॉडीज के नज़दीक होते थे, मतलब नदी के पास
या तालाब के पास ऐसे जगह पर सेटल होते थे जहाँ पर पानी अवेलेबल हो, क्योंकि उनको पानी का ज़रूरत दो चीज़ के लिए था। एक तो उनके क्रॉप्स के लिए मतलब फसल के लिए, और ऊपर से उनका जितना भी घर का काम था, जितना भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ था, वो भी पानी के बिना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद ही स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स, उन्होंने झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया विद द ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्री। क्या चीज़ से झोपड़ी बनाते थे? पेड़ के डाल और पेड़ की पत्तियों से। लेटर ऑन, उसके बाद द अर्ली मैन डिस्कवर्ड, अर्ली मैन को पता चला डेट द वॉल्स ऑफ हट्स कुड बी मेड विथ मड, मतलब हट का, झोपड़ी का जो दीवार है ना, वो मिट्टी से भी बना सकते हैं। दीज टाइप ऑफ हट्स आर स्टिल फाउंड इन विलेजेस, और आज के समय में भी ऐसे झोपड़ी जिसके दीवार मिट्टी से बने होते हैं आपको भारत के कई गांव में देखने को मिल जाएंगे। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम्स वेयर हट्स वर ओनली टाइप ऑफ शेल्टर। बहुत समय बीत चुका है, वो समय गया जब सिर्फ एक ही टाइप का घर हुआ करता था, और वो भी झोपड़ी। झोपड़ी के अलावा कोई दूसरा टाइप का घर हमें देखने को नहीं मिलता था। टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप्स, साइजेस एंड डिजाइंस ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर आप भारत घूमेंगे तो आपको भारत में अलग अलग तरह के घर देखने को मिलेंगे। उनका टाइप अलग अलग होता है, उनका साइजेस अलग होता है, और उनमें डिजाइंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। दिस रीजनल वेरिएशन इन हाउसेस अराइजेस फ्रॉम डिफरेंसेस इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, मटेरियल्स अवेलेबल फॉर बिल्डिंग अ हाउस, and of course money that one wants to spend on land and construction। ये जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, हर जगह अलग अलग तरह का घर होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि लैंड फॉर्म्स क्या है, पहाड़ पर अलग तरह का घर आपको देखने को मिलेगा, मैदान में अलग तरह का घर देखने को मिलेगा, ऐसा जगह जहाँ पर आसपास में नदी है, बाढ़ आने का चांसेस है, वहाँ पर अलग तरह का घर देखने को मिलेगा। उसी तरह से क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है, जहाँ पर बर्फबारी होती है वहाँ पर अलग तरह का घर होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर अलग तरह का घर होता है। इसी तरह मटेरियल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि घर किस चीज़ का बनेगा। अगर कहीं पर ब्रिक्स अवेलेबल हैं तो ईंट का घर बनेगा, अगर कहीं पर स्टोन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पर स्टोन पत्थर का ही घर बनता है, जैसे सिक्किम में। अगर कहीं पर बैम्बू अवेलेबल है, बाकी का चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो बांस का ही, बैम्बू का ही घर बनता है। इन सभी फैक्टर्स के अलावा घर का बनना एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो कि है मनी, मतलब पैसा। अगर पैसा नहीं होगा तो हम लोग लैंड पर खर्च नहीं कर पाएंगे, ज़मीन पर खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर बनाने के लिए तो ज़मीन चाहिए। और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, वो भी हम लोग खर्च नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लोग कहाँ पर रहना शुरू किए थे? तो केव्स में रहना शुरू किए थे। लोगों ने जो हट्स बनाना शुरू किया था, जो झोपड़ी बनाना शुरू किया था, वो किस चीज़ से बनाते थे? तो ब्रांचेस से और पेड़ों के पत्तों से। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे अंतिम में ये वाला लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। घर में जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का घर होता है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसको आंसर करने के लिए आप इतना लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म्स। जमीन के हिसाब से घर किस किस तरह के हो सकते हैं, उसके बारे में अब हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हिली एरियाज के बारे में बताया गया है। इन हिली एरियाज हाउसेस आर बिल्ड विथ स्लोपिंग रूफ्स। पहाड़ी जगहों पे जो घर बनाए जाते हैं उनका रूफ स्लोपिंग रखा जाता है, कुछ इस तरीके से। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज इट हेल्प्स द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ इजिली विदाउट डैमेजिंग द रूफ्स। बर्फबारी और बारिश के कारण जितना भी वाटर और स्नो होता है ना, आसानी से स्लाइड करके नीचे गिर जाता है, जिसके कारण छत को कोई भी डैमेज नहीं होता है। इसी कारण से स्लोपिंग रूफ बनाया जाता है हिली एरियाज में। ऐसे घर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? सच हाउसेस आर फाउंड इन श्रीनगर एंड शिमला। दो जगह का नाम दिया गया है, दोनों आप याद रखिएगा। द हाउसेस हेयर मेनली मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड। घर किस चीज़ से बने होते हैं? सीमेंट से, ईंट से और लकड़ी से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हिल एरियाज में कैसे रूफ पाए जाते हैं? स्लोपिंग रूफ वाले। ऐसे घर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में? तो श्रीनगर में और शिमला में। ये घर किस चीज़ के बने होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सीमेंट का, ब्रिक्स का और वुड का। अब हमें जानना है कि प्लेन्स में, मतलब ऐसे एरिया जहाँ का जमीन समतल होता है, वहाँ पर कैसे घर पाए जाते हैं। इन प्लेन्स हाउसेस आर बिल्ड विथ थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप देम कूल इन समर्स। प्लेन एरिया जो होते हैं जहाँ का जमीन समतल होता है, वहाँ पर जो घर बनाया जाता है उसका दीवार बहुत मोटा रखा जाता है और घर भी बहुत ऊंचा होता है। उसके साथ साथ इसका जो छत होता है ना, वो फ्लैट होता है,
कुछ इस तरीके का समतल छत होता है। इसी फ्लैट रूफ के कारण गर्मी के दिनों में घर ठंडा रह पाता है। इन घरों को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं उसका भी नाम दिया गया है। द मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक्स। मेनली ये सीमेंट से और ईंट से बनता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, वो क्या चीज़ है उसका नाम आप कमेंट में लिखिए। मेनी पीपल स्लीप ऑन फ्लैट रूफ्स इन द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान, जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे कि राजस्थान एक स्टेट है, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ के लोग रात में अपने फ्लैट रूफ्स पर, जो समतल छत है, इस पर सोना पसंद करते हैं। हम लोग भी कभी कभी गर्मी आता है तो छत पर ही सो लेते हैं, एकदम ठंडा ठंडा हवा लगता है। इन सिटीज़, अगर हम लोग शहरों की बात करें, हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। शहरों में जगह की कमी होती है, जगह बहुत कम होता है, इसी कारण से हाई राइज बिल्डिंग बनाए जाते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनाया जाता है, क्योंकि ज़मीन का कमी है लेकिन आसमान का तो कमी नहीं है। ये कितना भी ऊंचा हम लोग ले जा सकते हैं, लेकिन इसका भी लिमिट होता है कि आप 20 फ्लोर या 30 फ्लोर बना सकते हैं। उसका परमिशन पहले लिया जाता है और जितने का परमिशन मिलता है उतना ही आप बना पाएंगे। ऐसे बिल्डिंग्स को ही हम लोग हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स या फ्लैट्स कहते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि प्लेन्स में जो घर बनते हैं उसका दीवार बहुत मोटा होता है और घर की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। उसका जो छत होता है फ्लैट होता है ताकि घर ठंडा रह सके। ये भी आप याद रखिएगा कि हाई राइज बिल्डिंग्स क्यों बनाए जाते हैं सिटीज़ में। इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड स्पेस होता है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब हमें जानना है कि कोस्टल एरियाज़ में और आइलैंड्स पर कैसे घर बनाए जाते हैं। कोस्टल एरिया का मतलब क्या हुआ, समुद्र के किनारे का जो एरिया है, ये सब एरिया यहाँ पर कैसे घर बनाए जाते हैं। और आइलैंड्स का मतलब हुआ ऐसा ज़मीन जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसे जगहों पर कैसे घर बनाए जाते हैं उसी के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। इन कोस्टल एरियाज एंड ऑन आइलैंड्स पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउस। कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे वाले एरिया में और टापू पर लोग स्टिल्ट हाउस बनाना पसंद करते हैं। इन द फ्लड प्रॉन एरियाज हाउसेस आर मेड अ फ्यू फीट अबव द ग्राउंड लेवल टू कीप देम ड्राई। जहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया होता है, जहाँ पर बाढ़ आने का ज़्यादा चांसेस होता है, वहाँ पर लोग जो घर बनाते हैं वो ज़मीन से कुछ फीट ऊंचाई पर बनाया जाता है। ज़मीन जो है उससे थोड़ा ऊंचाई पर ही घर बनाया जाता है ताकि लोग अपने घर को सूखा रख सके, अपने घर के सामान को, अपने आप को सूखा रख सके। वन हैज़ टू क्लाइंब 5 to 7 स्टेयर्स टू स्टेप इनसाइड द हाउस। घर में घुसने के लिए 5 से 6 सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, तब आप घर में एंटर कर पाएंगे। दे कीप द इनहेबिटेंट्स सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इसके कारण से जो घर में रहने वाले होते हैं वो जंगली जानवरों से भी बच पाते हैं। द फ्लड वाटर इजिली ड्रेन्स आउट फ्रॉम इन बिटवीन द स्टिल्ट विदाउट डैमेजिंग द हाउस। बाढ़ का पानी बिना घर को डैमेज किए इसके स्टिल्ट के बीच से होकर निकल जाता है। इसके बीच थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है ताकि पानी रुके नहीं, पानी आराम से निकल जाए और घर को कोई नुकसान न हो। स्टिल्ट हाउस किस चीज़ से बना होता है वो भी आपको याद रखना है। स्टिल्ट हाउस आर मेड अप ऑफ बैम्बू, वुड एंड कोकोनट शाफ्ट। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। कोस्टल एरिया और आइलैंड्स पर कैसे हाउस पाए जाते हैं, तो स्टिल्ट हाउस पाए जाते हैं। ये घर किस किस चीज़ के बने होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, बैम्बू से, वुड से और कोकोनट शाफ्ट से। इस वाले डू यू नो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, आप इसको याद रखिएगा। जितने भी अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज है जहाँ पर भूकंप आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, जैसे कि जापान, यहाँ पर बैम्बू और वुड का ही घर बनाया जाता है ताकि डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके, नुकसान को कम किया जा सके। आपको पता है कि जब भी भूकंप आता है तो लाइफ को और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन अगर बांस का घर रहेगा, बैम्बू और वुड का घर रहेगा तो उससे बहुत कम नुकसान होगा। रीबिल्डिंग ऑफ सच हाउसेस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ऐसे घर जो कि बैम्बू या वुड के बने होते हैं उनको रीबिल्ड करना, फिर से बनाना बहुत आसान होता है और इसमें खर्च भी बहुत कम लगता है। We live in a society because we are dependent on others for fulfillment of our needs। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें लोगों की ज़रूरत होती है अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। कम्युनिटी लिविंग टीचेस अस टू केयर फॉर अदर्स एंड शेयर फैसिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट एटसेट्रा। समाज में बाकी के लोगों के साथ रहना हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि दूसरों का केयर करना,
दूसरों के साथ अपने फैसिलिटीज़ को शेयर करना, जैसे कि वाटर हम लोग शेयर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी शेयर करते हैं, रोड शेयर करते हैं, मार्केट शेयर करते हैं, जितना भी फैसिलिटी हमारे पास होता है सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं। वी नीड हेल्प इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और ट्रॉमा ऑफ लूजिंग अ हाउस और गेटिंग इंजर्ड। जब भी कोई डिजास्टर आता है, जब भी कोई आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इन सब के कारण हम लोग ट्रॉमा में आ जाते हैं, हमारा घर भी टूट जाता है और हम लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं कभी कभी। ऐसे सिचुएशन में हमें दूसरों की मदद चाहिए होती है। अ नेबरहुड पुलिस स्टेशन प्रोवाइड हेल्प एंड सिक्योरिटी। ऐसे कंडीशन में हमारे आसपास का जो पुलिस स्टेशन होता है वो हमारी मदद करता है और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वी ऑल्सो नीड सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल, एम्बुलेंस एंड डॉक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के लिए हमें जितना कुछ चाहिए होता है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, एम्बुलेंस हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब हमें अपने नेबरहुड के कारण ही मिल पाता है। इस वाले डू यू नो में बताया गया है मोस्ट हाउसेस आर बिल्ड क्लोज टुगेदर। अधिकतर घर जो होते हैं एक दूसरे के नज़दीक ही बनाए जाते हैं, सटा सटा कर लोग घर बनाते हैं, क्योंकि एज पीपल लाइक टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर्स, क्योंकि लोग एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी दिया गया है जिससे कि हमें पता चलेगा कि अपने नेबर्स के साथ कुछ भी शेयर करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये कहानी एक किसान की है जो कि बेस्ट क्वालिटी का कॉर्न, बहुत अच्छे क्वालिटी का मकई उगाता है। हर साल उसको बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर आता है और उसका इंटरव्यू लेता है और उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानने को मिलता है। उसे पता चलता है कि जो फार्मर है ना, उसने उस मकई का बीज को अपने नेबर्स के साथ शेयर किया है। ये जानकर रिपोर्टर फार्मर से पूछता है कि आप कैसे इतने अच्छे सीड को अपने नेबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी आपके कंपटीशन में एंटर कर जाएंगे और वो भी आपके तरह ही बहुत अच्छा फसल उगाने लगेंगे, ऐसा रिपोर्टर पूछता है। तो फार्मर बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब यहाँ पर देता है। इसने क्या आंसर दिया उसको समझने से पहले पॉलन क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप फ्लावर को देखेंगे ना, तो फ्लावर में कुछ ऐसे करके निकला होता है। यहाँ पर जो चीज़ होता है ना, इसी को पॉलन कहा जाता है। अच्छे फसल के ग्रोथ के लिए ये पॉलन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके आंसर पर आते हैं कि इसने कहा क्या। इसने कहा, सर जब हवा चलती है तो मेरे कॉर्न का जो पॉलन होता है उड़कर हवा के साथ फील्ड टू फील्ड दूसरों के खेत में चले जाता है। जब हवा खुद ही शेयर कर रही है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। इसीलिए मैं अपने कॉर्न सीड को अपने नेबर्स के साथ शेयर करता हूँ ताकि वो भी अच्छे क्वालिटी का कॉर्न प्रोड्यूस कर सकें। इस कहानी से हमें सीखने को मिला, यू कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अनलेस योर नेबर्स लाइफ इम्प्रूव्स। आप अपने लाइफ के क्वालिटी को तब तक इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे जब तक आपके नेबर्स के लाइफ का क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगा। दोज हु वांट हैप्पीनेस मस्ट हेल्प अदर्स टू फाइंड हैप्पीनेस। जो लोग खुद खुश रहना चाहते हैं उन्हें दूसरों को भी खुश रखना पड़ता है। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी इज नेसेसरी। समाज में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनका वेलफेयर, उनकी भलाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीचेस अस कम्युनिटी लिविंग। इस कहानी से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है और कम्युनिटी लिविंग के बारे में पता चलता है कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए। क्रिएट अ हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल नेबरहुड। हमें खुशहाल, सुरक्षित और आरामदायक समाज बनाकर रखना चाहिए। इस वाले डू यू नो में नेबरहुड वॉच प्लान के बारे में बताया गया है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर बताया गया, द पुलिस इनकरेजेस पीपल टू फॉलो नेबरहुड वॉच प्लान। पुलिस लोगों को इनकरेज करती है कि लोग नेबरहुड वॉच प्लान को फॉलो करें। क्या होता है एग्जैक्टली नेबरहुड वॉच प्लान, अच्छे से इसको समझिए। एनी सस्पिशियस कैरेक्टर और एक्टिविटी इन द लोकेलिटी मस्ट बी रिपोर्टेड बाय नेबर्स। अगर आपके लोकेलिटी में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होता आपको दिख रहा है, जैसे कि कोई अनजान आदमी बहुत देर से आसपास घूम रहा है, या कोई अनजान सामान, कोई लावारिस सामान आपके घर के आसपास पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में आपको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। इट इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ रेसिडेंट्स स्पेशली द एल्डरली मेंबर्स एंड चिल्ड्रेन। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है क्राइम को रोकने का। इससे आपके आसपास जितने भी रहने वाले लोग हैं उनका सेफ्टी इंश्योर होता है, खासकर उन लोगों का जो कि बूढ़े हैं और बच्चे हैं। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। नेबरहुड वॉच प्लान क्या है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
हमारा सबसे अंतिम टॉपिक है केयरिंग फॉर नेबर्स। अभी तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट ड्रॉप कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट पीपल कीप देयर ओन होम्स नीट एंड टाइडी फ्रॉम इनसाइड बट डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर के अंदर साफ सफाई पूरे अच्छे से मेंटेन करते हैं, लेकिन वही लोग घर के बाहर कचरा फेंकने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकते हैं। इमेजिन द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट्स इफ एवरीवन एक्टेड इन दिस मैनर। अगर सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो गली का, स्ट्रीट का कंडीशन कैसा हो जाएगा, सोच के देखिए। इसीलिए वी मस्ट कीप द सेम क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड फॉर द सराउंडिंग डेट वी कीप फॉर आवर हाउस। इसीलिए जैसे हम लोग अपने घर को साफ रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने सराउंडिंग को, अपने घर के आसपास के जगहों को भी साफ रखना चाहिए। अ क्लीन नेबरहुड डज नॉट हैव गार्बेज हीप्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अनप्लीजेंट स्मेल। एक साफ सुथरे नेबरहुड में कहीं पर भी कचरे का ढेर नहीं होता है, मक्खियाँ नहीं होती है, मच्छर नहीं होते हैं और कहीं से भी गंदा स्मेल नहीं आ रहा होता है। एज अ गुड नेबरहुड वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन लो, स्पेशली एट नाइट। हमें अपने टीवी का, अपने रेडियो का साउंड कम रखना चाहिए, खासकर रात में। We should not use noisy equipments at night like washing machine और वैक्यूम क्लीनर। वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, इसीलिए हमें उसको रात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। We must inform our neighbors in advance if we are having party। अगर हम लोग कोई पार्टी कर रहे हैं तो साउंड तो बहुत ज़्यादा होगा, इसके लिए हमें अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को पहले से ही बता देना चाहिए। We can also organize a carpool। कारपूल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका ऑफिस और आपके पड़ोसी का ऑफिस एक ही है, तो आप एक ही कार से जा सकते हैं। इससे क्या होगा? पेट्रोल बचेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। इसी चीज़ को हम लोग कार पूलिंग कहते हैं। तो हमें कार पूलिंग करना चाहिए अपने नेबर्स के साथ। एंड शेयर द पार्किंग स्पेस पीसफुली। और जो पार्किंग स्पेस होता है वो भी लिमिटेड होता है, तो पार्किंग में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमें पीसफुली उसको यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। और कभी भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, एक क्लीन नेबरहुड में क्या क्या नहीं होना चाहिए, आप इसको याद रखिएगा। और ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। एज अ गुड नेबर हमें क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारा पॉइंट इसमें दिया गया है, लेकिन 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे अंतिम में एक डू यू नो है, इसमें बोला जा रहा है लाइक ह्यूमन बींग्स एंड्स एंड बीज ऑल्सो लिव इन कॉलोनीज। जैसे हम लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से चींटियां और मधुमक्खी भी झुंड में रहती हैं। दे वर्क कलेक्टिवली एज अ सोशल यूनिट। वो सब लोग एक साथ मिलकर एक सोसाइटी की तरह काम करते हैं। दे डिवाइड देयर वर्क बिटवीन फीमेल एंड मेल। अपने फीमेल्स और मेल्स के बीच में वो काम को डिवाइड कर लेते हैं। एंड द क्वीन, और उसमें एक रानी भी होती है। मधुमक्खी में भी एक रानी होती है, एंड्स में भी एक रानी होती है। ये सब लोग अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं और सब लोग मिलजुल कर काम को करते हैं। फाइनली हमने और आपने मिलकर इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। और आपको किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इन सब के बदले में हम आपकी पढ़ाई को और भी ईजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक आपके सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उनके वीडियोज़ को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।